हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एचटेट के लिए सीडीपी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम डेली के 30 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एक पेपर पूरा सोल्व करते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। ये जो पेपर है ये टीजीटी 2022 वाला पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लोगे तो आपके 25-26 प्लस आसानी से आ जाएंगे सीडीपी के अंतर्गत। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? ये जो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है ये मैस्लो द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया था? मैस्लो द्वारा दिया गया था। मैस्लो ने बताया था कि इंसान की जिस तरह की नीड होती है वो उसी तरह से मोटिवेशन से लाइफ में आगे बढ़ता है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने 5 आवश्यकता बताई थी। तो आइए हम वो 5 आवश्यकताएं कर लेते हैं। एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कई बार। सबसे पहली आवश्यकता होती है हमारी शारीरिक नीड, यानी कि शारीरिक आवश्यकता, जिसके अंतर्गत हमें प्यास भूख लगती है, वो हमारी क्या होती है? शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता थी उसकी सुरक्षा। शारीरिक के बाद हमें सुरक्षा चाहिए, यानी घर मकान। तीसरी उसने बताई थी स्नेह और संबंध, यानी कि प्यार और संबंध, हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। रिलेशन की नीड जो आवश्यकता वो हमारी पूरी होनी चाहिए। चौथी उसने बताई थी कि इन सब के बाद हमें सम्मान भी ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के अंतर्गत। और पांचवी और लास्ट थी आत्मसियात। और लास्ट कौन सी थी? आत्मसियात। ये इसने मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी। ठीक है, तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैस्लो के द्वारा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ऑप्शन दिया होगा हुल ने दी थी नीड रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी अगर मोटिवेशन की पूछे तो मैस्लो द्वारा दी गई थी, अगर लर्निंग अधिगम की पूछे तो वो हुल द्वारा दी गई थी। एटिक्सन ने क्या दिया था? एटिक्सन ने दिया था उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। और थॉमसन ने दिया था प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन के द्वारा दी गई थी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, यानी जब हम व्यक्तित्व का आकलन करते हैं उसके अंतर्गत जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है वो कौन सी नहीं है? 2 टाइप की होती है, एक हमारी ऑब्जेक्टिव होती है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। तो कौन सी नहीं है प्रोजेक्टिव टेक्निक? वर्ड एसोसिएशन, ये हमारी कौन सी होती है? प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है, जिसके अंतर्गत हम वर्ड लिखने को बोलते हैं, जो कि कार्ल जंग ने दी थी। दूसरा हमारा सेंटेंस कंप्लीटिशन, इसके अंतर्गत वाक्य पूर्ति में हम एक वाक्य दे देते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब सामने वाले को पूर्ण करना होता है। तीसरी है एक्सप्रेसिव मूवमेंट, ये भी हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जिसके अंतर्गत हम वर्णन करते हैं। चौथी है हमारी सोशियोमीटर। सोशियोमीटर जो है ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है, जो कि JL मोरेन ने दिया था 1940 के अंतर्गत। तो हमें नहीं बताना था कि कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। तो ये हमारी हो गई आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। बाह्य अभिप्रेरक क्या होता है? जो बाहरी चीज़ आपको मोटिवेट करती है वो क्या होती है? हमारे एक्सट्रिंसिक मोटिव। इसके अपोजिट होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिव, जो हमें अंतर से अपने आप खुद हम मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ के लिए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम। सबसे पहले ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना। हाँ भाई, अगर हमें ट्रॉफी मिलती है ये हमारा एक बाह्य मोटिव है कि भाई अगर हम जीतेंगे तो हमें ट्रॉफी मिलेगी, तो ये हमारा एक बाह्य है, इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना है। दूसरा है वेतन के लिए नौकरी करना, हम नौकरी ही इसलिए करते ताकि हमें सैलरी मिल सके, ये भी एक हमारा बाह्य हो गया। तीसरा है आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। ये जो आत्मसंतुष्टि के अंतर्गत क्या आ गया? हमारी खुद की आत्मसंतुष्टि, यानी कि किसी गरीब की हम मदद कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर से फील आते हैं कि भाई हमें संतुष्टि फील होती है, हमें अच्छा महसूस होता है किसी की हेल्प करके, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा बाह्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? हम
थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट के अंतर्गत हम बच्चों की पर्सनैलिटी को मेज़र करते हैं, यानी कि स्टूडेंट की परीक्षण को मेज़र करते हैं, परीक्षण करते हैं, मापन करते हैं उनका। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है पर्सनैलिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अप्रिसिएशन के लिए यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ एडजस्टमेंट। नाम से ही पता लग रहा है कि एडजस्टमेंट हमें बताना है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है। यह असंतुलन उत्पन्न करता है, इट क्रिएट इम्बैलेंस। तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो गया। जब भी हम किसी चीज़ में एडजस्ट करते हैं तो वहाँ पे इम्बैलेंस नहीं, वहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि संतुलन उत्पन्न होता है, ना कि असंतुलन उत्पन्न होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट है, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है। इट मोटिवेट टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हाँ जी, इस जैसे कि कोई भी सिचुएशन होती है हम उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये इससे हमारा एक लाइफ चेंज होती है। थर्ड ऑप्शन है, यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। इट गिव एबिलिटी टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज ऑफ द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक है। इन द absence ऑफ एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाई टेंशन एंड एंजाइटी। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। अगर हम कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते, तो हमारे दिमाग में यानी बहुत सारी चिंता और भय पैदा हो जाता, तनाव रहता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, according to Piaget cognitive development theory, the ability of reversibility developed during which development stage? पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित नहीं होती? ये तो आप कंसेप्ट कर ही लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पियाजे का और बहुत ही कॉमन है, सब बच्चे कर लेते हैं। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि बच्चा कब पियाजे के अनुसार रिवर्स चीज़ें करने लगता है। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे हम उन्हें बताते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 8 और 4 12 होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर हम 24 में से 12 घटाएंगे तो भी 12 होते हैं। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी यानी कि जो उल्टे का क्षमता होती है, पलटाव की क्षमता होती है, वो कौन सी स्टेज के अंतर्गत आने लगता है? ये हमारी जो तीसरी स्टेज होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत ये चीज़ें आने लगती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसके अंतर्गत इरेक्शन की स्टेजेस दी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में मैंने 2 PYQ कराए हैं, दोनों में इरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इरेक्शन की। इरेक्शन की थ्योरी का क्या नाम है? मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, यानी साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया था? इरेक्शन के द्वारा दिया गया था। और इसके अंतर्गत इरेक्शन ने 8 स्टेजेस बताई थी। तो फर्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, स्टेज 3, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चा जो है कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो उसको हम प्रेरित कर सकते हैं नया करने के लिए। इसमें पॉजिटिव और इस थ्योरी के अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताया है कि अगर हम उसको कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें हम उसका इनिशिएटिव करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, वरना वो गिल्ट में रहता है। इस तरह की 8 स्टेज जो है इरेक्शन ने बताई थी। सेकंड है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ये हमारी 5th स्टेज है, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है एडोलसेंस होता है, बच्चा खुद को एक्सप्लोर करता है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी खुद को पहचानता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। थर्ड है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्टेज 1, ये गलत है, ये हमारी 2nd स्टेज के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत होता है कि बच्चा अपना काम, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, अपना काम खुद करने की कोशिश करता है। इसमें हमें बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए। तो जो हमारा इसमें हमें नहीं बताना था कि कौन सी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका, ये दूसरी अवस्था के दूसरी स्टेज के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर ऑपरेंट कंडीशनर
थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन जो है पावलोव की थ्योरी में बताया गया है। डिस्क्रिमिनेशन भी पावलोव थ्योरी का एलिमेंट है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी जो है पावलोव थ्योरी के अंतर्गत है। जो स्किनर की ऑपरेट कंडीशनर थ्योरी थी उसके अंतर्गत रीइंफोर्मेंस बताया था। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है, इसमें नोट पूछा था, तो ये तीनों ABC यानी 1 2 3 आंसर होना था। तो इसके लिए एस्टेट ने जो है ग्रेस मार्क्स दिया था। एस्टेट ने सभी के लिए 1 मार्क्स दिया था, ग्रेस मार्क्स मिला था इसका। ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके अंतर्गत होना था कि या तो स्किनर की ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी का कौन सा एलिमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। हमें बताना है कि एटीट्यूड से कौन सा कथन संबंध नहीं है। एटीट्यूड क्या होता है? यानी एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। एटीट्यूड हैज़ मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अभिवर्ती में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव, हाँ जी, जिसके अंतर्गत अभिवर्ती होते हैं वो एक स्ट्रांगली अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो है रखता है। तीसरा ऑप्शन है एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक है। हमें इसमें नहीं बताना था कि कौन सा गलत है। एटीट्यूड इज़ अ इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ। एटीट्यूड जो है इनेट नहीं होता, जन्मजात नहीं होता, वो हम एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने आसपास के। जैसे हमें हमारी सिचुएशन होती है, कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे समझते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि एटीट्यूड हमारा इनेट नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हमें इसमें बताना है कि बच्चों के डेवलपमेंट में कौन सा कथन ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। ओनली हेरिडिटी नहीं होता है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहाँ पर भी ओनली वर्ड यूज़ होता है CDP के अंतर्गत वो मोस्टली गलत ही होता है। वो हमेशा हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। किस चीज़ का? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण का क्या होता है? एक उत्पाद होता है। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। हमें इसमें करेक्ट यानी कि ठीक बताना है। दूसरा, डेवलपमेंट फॉलो ए रैंडम पैटर्न। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, बिल्कुल गलत है। रैंडम पैटर्न नहीं करता, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है डेवलपमेंट का। ये भी हमारा गलत हो गया। दूसरा है डेवलपमेंट इज़ अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। हाँ जी, विकास एक संचयी प्रक्रिया, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ अ टाइप ऑफ। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का है। ये देखो, मैंने जो पिछली क्लास थी ना, सेकंड क्लास, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यानी कि जो ये PYQ है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CDP आपकी PYQ से कवर बिल्कुल हो जाएगी। तो इसमें हमें बताना है कि जो कैटल का कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस टाइप का है। तो ये जो टेस्ट है ये नॉन वर्बल टेस्ट है, जिसके अंतर्गत हम जो है पिक्चर्स, डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि अशाब्दिक परीक्षण है, जिसमें भाषा का यूज़, शब्द का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। अब हमें बताना है कि क्रिएटिविटी की आवश्यकता नहीं है। पहली है ओरिजिनलिटी, बिल्कुल ठीक है भाई, मौलिकता। ओरिजिनल चीज़ें से ही हम हमारे क्रिएटिव कुछ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, यानी स्थायी नहीं होनी चाहिए हमारी क्रिएटिविटी। जब
अगर स्थायी होगी तो वो क्रिएटिव कहलाएगा ही नहीं, वो सृजनात्मक होगी ही नहीं, तो हमें इसके अंतर्गत नहीं बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? हमें बताना है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। सबसे पहले है शिक्षक का शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल ऑफ ए टीचर, बिल्कुल प्रभाव करता है। जिस टीचर की स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती है वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। दूसरा, मेंटल हेल्थ ऑफ ए टीचर, बिल्कुल प्रभाव करता है भाई। जैसे टीचर का मेंटल हेल्थ, जैसे हम स्कूल में जाते थे, हमारे टाइम की बात है, कई बार टीचर क्लास में घुसते ही मतलब पिटाई वगैरह शुरू कर देते थे, तो हम सोचते थे कि टीचर घर से ही लड़ के आए, यानी कि मेंटल लेवल, टीचर मेंटल हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर टीचर खुश होता है तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, अच्छे से पढ़ा पाता है, तो ये बिल्कुल इफेक्ट करता है बच्चों पर। दूसरा, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ ए टीचर, हाँ जी, सब्जेक्ट नॉलेज भी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी वो चारों जो ऑप्शन होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आंसर तो बता सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज होगी तभी वो सभी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, शिक्षक का शारीरिक रूप, ये जो है टीचिंग लर्निंग पे इफेक्ट नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है? टीचर मोटा है, पतला है, तो ये सब जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पता नहीं आज मुझे लग रहा है मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो। नेक्स्ट हमारा, व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन? वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है हमारी जैसे हाइट बढ़नी, मोटा पतला, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वृद्धि के अंतर्गत। वृद्धि को हम देख सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। विधि जो वृद्धि होती है वो स्ट्रक्चरल होती है, यानी संरचनात्मक होती है, या फंक्शनल होती है, या फिर दोनों होती है। जो वृद्धि होती है वो हमारी क्या होती है? स्ट्रक्चरल होती है, यानी संरचनात्मक होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सीलरेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन? त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण योजना होती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। What type of reinforcement schedule is to reinforce each correct response of the learner in operant conditioning? कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची में है? तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि मान लो चलो ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन से ही करते हैं। ईच करेक्ट ऑप्शन पे अगर हम रिस्पॉन्स करते हैं तो हाँ वो हमारा क्या होगा? फिक्स्ड इंटरवल होगा। फिक्स्ड में तो सब कुछ क्या होता है? निश्चित हो जाता है, तो वो तो नहीं होगा। वेरिएबल इंटरवल यानी परिवर्तनशील नहीं होगा। निश्चित अनुपात भी नहीं होगा। ये हमारा होगा कॉन्टिन्यूस यानी सतत। ईच करेक्ट आंसर पे यानी कि हर करेक्ट आंसर पे हम लर्नर को कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो बच्चा अच्छा कर पाता है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड टू फुट कॉल्ड। विकास का जो अनुदैर्घ्य अक्ष यानी सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है? जो हमारा हेड से लेके फुट तक होता है। इसमें 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं। एक हमारा होता है हेड से लेके फुट तक, एक होता है हमारा सेंटर से लेके नीचे तक, यानी केंद्र से लेके नीचे तक। जो हमारा हेड से लेके फुट तक होता है वो होता है हमारा सेफ्लोकोडल, और जो हमारा केंद्र से नीचे की ओर होता है वो हमारा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल।
तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट in which the question are similar in difficult level but more importance is given to the time of element। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन कठिन होते हैं और यानी कि जिसके अंतर्गत टाइम लिमिट होती है वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं स्पीड टेस्ट। यानी कि इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं टाइम लिमिट के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो हमारा पावर टेस्ट होता है इसके अंतर्गत टाइम लिमिट मैटर नहीं करती, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है। और जो हमारा वर्बल टेस्ट होता है इसके अंतर्गत हम बोल कर करते हैं यानी शाब्दिक परीक्षण करते हैं। लास्ट हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट के आधार पर हम जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है हमें बतानी है। सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी पूछा गया इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें कौन सी नहीं है, ये हमारी होगी शब्द सहचार्य यानी वर्ड एसोसिएशन जो है हमारी वो हमारा सब्जेक्टिव मेथड नहीं है। ये टॉपिक आपको पूरा ही करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत हमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जो याद करने ही होते हैं कि कौन सा सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मक में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय यह उदाहरण है। यानी कि इसके अंतर्गत दिया है कि जो मीनल है वो बुद्धि में तो बढ़िया है यानी इंटेलिजेंस में बढ़िया, क्रिएटिविटी में कम है और एडजस्ट वो ठीक ठाक कर लेते हैं। वो किस तरह का एग्जाम्पल है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, जहाँ पर भी इंटर शब्द होता है यानी कि ये क्या होता है कि अपने से दूसरों से संबंधित होता है। ये हमेशा याद रखना है, कई बार ये वर्ड यूज़ हो जाता है। दूसरा हमारा इंट्रा, इंट्रा हमारा होता है वो जो खुद के लिए होता है, स्वयं के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो मीनल है वो खुद के लिए ऑब्जर्व कर रही है, तो वो हमारा क्या होगा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी वो खुद के बारे में बता रही है कि मैं बुद्धि में बढ़िया है, क्रिएटिविटी में कम है और एडजस्टमेंट में ठीक ठाक है। और इंटर का कब यूज़ होगा, जब हम अपने से किसी दूसरे से संबंधित बताते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया था। तो ये जो ब्रूनर थे उन्होंने स्पाइरल करिकुलम दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हु डेवलप द सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने दिया। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सभी को पता है कि जो सोशो कल्चर थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो वाइगोत्स्की ने दी थी। नेक्स्ट है What is the mechanism called through which a child tries to change his own ego to that of someone else। वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्तित्व के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो इसके अंतर्गत क्या बोला है कि बच्चा जब अपनी चीज़ को किसी और से रिलेट करता है तो वो हमारा क्या होती है, वो हमारी होती है आइडेंटिफिकेशन। यानी कि बच्चा खुद को कोशिश करता है कि किसी और से रिलेट करे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। ये जो रेशनलाइज्म होता है इसके अंतर्गत होता है कि बच्चा किसी भी तरह यानी कि गलत या सही तरीके से सिर्फ अपनी बात प्रूव करता है, यानी बाय हुक और बाय क्रूक अपनी बात को प्रूव करता है। ठीक है, सब्लिमेशन के अंतर्गत बच्चा जो है रास्ता ही बदल लेता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी में नाम है इसका मार्गांतीकरण। दूसरा लास्ट हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, जब बच्चा अपनी दोष या कमी किसी और के ऊपर थोप देता है कि भाई मैंने नहीं किया है, वो प्रोजेक्ट करता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल।
तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल से संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है? जो कॉग्निशन था यानी जो संज्ञान था वो गिलफोर्ड ने नहीं दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु प्रोफाउंड द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत था वो किसने दिया था? वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। और गार्डनर ने कौन सा दिया था? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है फैमिली एंड स्कूल आर द एग्जाम्पल ऑफ विच इन्वायरमेंटल सिस्टम इन ब्रोन फैबनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। ब्रोन फैबरन के जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरण तंत्र के उदाहरण है? देखो ये क्वेश्चन भी मैंने 2 PYQ करा दिए, दोनों में पूछा गया है। अब ये मेरा तीसरा PYQ है, इसके अंतर्गत भी पूछा गया है। यानी PYQ बहुत ही बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये अच्छे से करना है। तो ये जो ब्रोन फैबनर की थ्योरी थी बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, उसका नाम क्या था? जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो ब्रोन फैबनर थे उन्होंने परिवार और विद्यालय को किसके अंतर्गत रखा था? 5 सिस्टम माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत उसने रखा था। और इसके अंतर्गत उसने 5 लेयर में अपनी जो थ्योरी है वो बताई थी। तो पहली हमारी कौन सी थी? माइक्रो सिस्टम, जिसके अंतर्गत बच्चा जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट किसके साथ रहता है? परिवार और विद्यालय से। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इसमें हमें थ्योरी दी है और उनके फाउंडर दिए हैं, तो हमें बतानी है। पहला है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सभी को पता होगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है हमारा बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है हमारा इरिक्शन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, बिल्कुल ठीक है। चौथा है वाइगोस्ती का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोस्ती ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं दी थी। वाइगोस्ती की कौन सी थ्योरी थी? अभी ऊपर ही आया था, सोशो कल्चर थ्योरी। जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत था, वो किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। इसमें हमें नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्टमेंट पर्सन। तो एडजस्टमेंट पर्सन की कौन सी विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। पहली है अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, बिल्कुल ठीक है। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करता, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है संतुलित आकांक्षाएं, बिल्कुल ठीक है। चौथा व्यवहार में रिजिडिटी, यानी जो एडजस्ट कर सकता है जो बंदा, वो व्यवहार में रिजिडिटी नहीं होगी, उसकी स्थिरता नहीं होगी, वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को फिक्स कर सकता है। तो इसमें हमें नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने अगर स्टार्टिंग से क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा जो एडजस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ये शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इज़ फुल एंड हारमोनियस फंक्शन ऑफ द होल पर्सनैलिटी, द डेफिनेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ इज़ गिवन बाय। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? हेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। देखो ये जो डेफिनेशन होती है ये हमें याद ही करनी होती है, 1 नंबर की पक्का आती है, और ये नहीं पता कि कहाँ से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज़ नॉट रिलेटेड विद गेस्टालिज्म। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? तो जो ये गेस्टालिज्म था उनका मानना था कि हमें एट द होल स्टडी करनी होती है। कितना? एट द होल स्टडी, हमें पार्ट में स्टडी नहीं करनी है, यानी टुकड़ों में या फिर ग्रुप में स्टडी नहीं करनी है। इसके जो है 3-4 साइकोलॉजिस्ट थे, कौन कौन थे? कोहलर, कोफका और वर्थिमर। जो ये क्रैशमर थे ये जो है गेस्टाल्टवाद नहीं थे। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सॉरी फॉर डैट।
तो जो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।